नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जानेंगे एचयूएफ के कि इसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स होते हैं और एचयूएफ होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एचयूएफ का कॉन्सेप्ट केवल और केवल इंडिया के अंदर ही प्रिवेल करता है, किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। और क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इसके ऊपर जो कानून लागू होता है या जिस कानून के अंडर ये बनती है उसको हिंदू लॉ बोलते हैं। तो हिंदू लॉ भी ये कानून आपको पता ही होगा। तो उसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि अभी प्रिवेलेंट है, जो चल रहा है। लेकिन जैसे कई बार बात सुनने में आती है कि इनकम टैक्स में या कैसे भी फ्यूचर में कि इसको खत्म करने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, बट बाकी फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली है, मतलब इकट्ठे रहते हैं और एक ही परिवार है, एक परिवार की बात हो रही है इसके अंदर। तो कल को ये नहीं हो सकता कि मैं और मेरा दोस्त मिलके बोले कि चलो हम आपस में एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं और हम दोनों मिलके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के अंदर ही हो सकती है। और उस परिवार के अंदर जो सबसे सीनियर पर्सन होगा, जो सबसे सीनियर पर्सन कौन, मेल पर्सन, फीमेल नहीं, जो मेल पर्सन होगा केवल वो कर्ता कहलाएगा। मतलब जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर होता है, तो ऐसे ही जो एचयूएफ के केस में जो मेन पर्सन होता है, जो लाइमलाइट में बंदा होता है, जो सारी अथॉरिटीज सारे डिसीजन ले सकता है, तो वो एक मेल पर्सन होगा जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उस फैमिली का। ठीक है। तो आपको पता ही है कि क्योंकि पुराने लॉज के हिसाब से बनी गई है, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से तो मेल्स को इस चीज में आगे रखा गया। और जो ये करता होगा उसके अलावा जो बाकी परिवार के लोग होंगे वो उसके सिर्फ मेंबर्स होंगे, जिनको टेक्निकली बोला जाता है को पार्टनर्स। क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। आप समझ लीजिए कि वो मेंबर्स है। तो उसके मेंबर्स में कौन आएगा? जो सबसे सीनियर में बंदा मेल मेंबर हो गया वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे और अनमैरिड डॉटर भी। अगर डॉटर की मैरिज हो जाए तो वो एचयूएफ का पार्ट नहीं है, अनमैरिड डॉटर भी उसकी एचयूएफ का पार्ट बनेगी। ठीक है। तो फॉर्म्ड ये होती है सिर्फ परिवार के अंदर ही, मैं और मेरा दोस्त मिलकर नहीं ये बना सकते। और इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है? अब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को मेंबर बनना है तो उनको कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही जन्म होगा किसी बच्चे का उस परिवार में, इनसे और इनसे जिस बच्चे का भी जन्म होगा, वो बच्चा बाय बर्थ ही कानून के हिसाब से इसका मेंबर बन जाएगा। चाहे ये लोग बनाना चाहे चाहे ना बनाना चाहें, वो बाय बर्थ ही उसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये अनरिलेटेड पर्सन बना नहीं सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब जैसे मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। फादर हैं, मदर हैं, मेरी दो सिस्टर्स हैं, दोनों मैरिड हैं और मैं खुद हूं। ठीक है। तो मेरे फादर की एचयूएफ है। ठीक है। और उसके बाद अब मेरा भी परिवार बन गया। आगे मेरी वाइफ है, मेरी दो डॉटर्स हैं, तो मेरी भी एक एचयूएफ बन गई। ठीक है। तो मेरे फादर की भी एक एचयूएफ है जिसमें फादर करता है, और मेरी भी एक एचयूएफ है जिसमें मैं करता हूं। ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमने बना रखी है। तो इस तरह से चल सकता है ये फैमिली के अंदर। तो जैसे ही सन की अपनी एक फैमिली बन जाए तो आप एक और एचयूएफ बना सकते हैं फैमिली बनने पे। ऐसा नहीं है कि जब तक मैं अकेला था, कोई वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो मैं एचयूएफ नहीं ऐसे मतलब कर सकता जब तक मेरी फैमिली नहीं बनती। ठीक है। तो जो एचयूएफ हम बनाएंगे, तो ये जो यूनिटी बनाई है हमने फैमिली की, तो इसका एक सेपरेट पैन नंबर होगा। मेरा पैन नंबर अलग है और मेरी एचयूएफ का पैन नंबर अलग है, और मेरी एचयूएफ का बैंक अकाउंट भी अलग से खुला हुआ है, प्रैक्टिकली भी खुला हुआ है। ठीक है। तो अब एचयूएफ के नाम पे जो परिवार में जो भी संपत्ति होगी, जो प्रॉपर्टी होगी एचयूएफ की, तो उसकी जो जॉइंटली वो ऑन कौन करेगा? कर्ता और उसके को पार्टनर्स। वो उनकी ओनरशिप जॉइंट मानी जाएगी कर्ता की, और जो उसके मेंबर्स हैं वो कंबाइंड मालिक माने जाएंगे इसके। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कर्ता ही अकेला मालिक है, सारे जॉइंट मालिक है। ठीक है। तो कर्ता कस्टोडियन होता है जॉइंट प्रॉपर्टी का एक तरह से, मतलब क्योंकि सारे राइट्स सारे अधिकार तो कर्ता को दिए गए हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं ये कोई मैनेजमेंट तो करते नहीं है, तो कर्ता इनके बिहाफ पे उन प्रॉपर्टीज को, उन एसेट्स को मैनेज करता है, सिर्फ कस्टोडियन है उसका। ठीक है। तो अब ये एचयूएफ के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रो जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर, कि इसकी एक सेपरेट आईटीआर फाइल होती है। तो आप अपनी इनकम को डिवाइड कर लेते हो बेसिकली। अगर आपको दो सोर्सेज से इनकम आती है तो आप एक सोर्स अपनी आईटीआर में ले लेते हो, एक सोर्स एचयूएफ की आईटीआर में डाइवर्ट कर देते हो, ताकि आपको टैक्स का बर्डन ना पड़े, क्योंकि एचयूएफ को इंडिविजुअल की तरह स्लैब रेट्स का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। तो वो बेनिफिट लेने के लिए आप इनकम डाइवर्ट कर देते हो, तो एचयूएफ बना लेते हो।
ठीक है, क्योंकि ये अलग एंटिटी मानी जाती है, तो इस वजह से इसकी अलग से आईटीआर जाती है और इसको स्लैब रेट का अलग से बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह। जो इनकम होगी एचयूएफ की, जो एचयूएफ की किताबों में आप इनकम जनरेट करेंगे, वो सिर्फ एचयूएफ की ही इनकम होगी। कल को वो इनकम को आप अपने आपस में बांट लो। मान लो एक एचयूएफ ने 10 लाख रुपए का कोई प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल, तो वो 10 लाख के प्रॉफिट पे एचयूएफ ने आईटीआर भरी और अपना टैक्स जो भी बनता था दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो 10 लाख रुपए आपने परिवार वालों ने, को पार्टनर्स ने, कर्ता ने आपस में मिलकर बांट लिया, ठीक है। तो आपस में मिलकर बांटने के बाद ये नहीं होगा कि भाई अब उसके ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़े, ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी इनकम दोबारा बन गई। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो उसके ऊपर दोबारा वो इनकम काउंट नहीं होगी, दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्विक रहती है एचयूएफ के अंदर, क्योंकि कर्ता के पास ही सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो दूसरे जो को पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार फॉर्मल तौर पे नहीं होता। जैसे कंपनीज में आपको क्वार्टरली मीटिंग्स या कुछ करनी पड़ती हैं, तो इसके अंदर कोई मीटिंग्स की, कोई फाइलिंग्स की सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई फॉर्म फाइल करना पड़े, तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से ये इजी है बनाना और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता इसको बनाने में। और ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकती है एचयूएफ। तो आप नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। 44 एडी एई इन सेक्शंस का भी आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट एचयूएफ के अंदर मिल सकता है। अगर आपकी एचयूएफ रेजिडेंट है और उसकी जो सेल्स है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है तो 1 करोड़, अगर कोई सर्विस है तो 50 लाख, इससे ज्यादा अगर सेल्स नहीं है, तो अगर वो किसी को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है, कोई रेंट पे कर रही है, कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस फीस पे कर रही है, तो उसको टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके ऊपर ये लागू ही नहीं होती फिर प्रोविजंस। समझ गए इस चीज को? तो ये बेनिफिट है एचयूएफ बनाने के। अब देखते हैं कि कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान जो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लिखता हूं कि इसको कॉशियस माना जाता है। जब एज अ बैंकर मेरे पास कोई फाइल आ जाए एचयूएफ की, तो एचयूएफ एक ऑल टुगेदर एक कॉशियस प्रोफाइल बन जाती है। अगर कोई प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज करनी हो, वो प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे हो, तो कई बैंक्स तो उसको मॉर्गेज करते ही नहीं है, वो रखते ही नहीं है प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसी वजह से डेट लेना हार्ड हो जाता है। अब ये रिस्की क्यों माना जाता है? क्योंकि अब इसमें जो को पार्टनर्स होते हैं वो माइनर भी हो सकते हैं, उनके अंदर आपस में कोई डिस्प्यूट भी पड़ सकता है, क्योंकि ज्वाइंट ओनरशिप है सारे पर्संस की। तो इस वजह से इस चीज के लिए बड़ा रिस्की मान लेता है बैंक कि भाई इस प्रॉपर्टी को लेना या एचयूएफ को लोन देने के लिए। एचयूएफ की आप लिस्टिंग नहीं करा सकते मार्केट में, तो फिर आपको बिजनेस करने के लिए पैसा जो चाहिए, वो आपको पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, डेट रेज करना मुश्किल है, मार्केट से पैसा उठाना मुश्किल है। तो बिजनेस को ग्रो कर पाना एचयूएफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके लिए प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कोई स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई एटीआईएसी में जो स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट मिलता है 3 साल का, वो भी आपको अलाउड नहीं है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब अगर कल को कोई नुकसान होता है किसी काम की वजह से, तो कर्ता अनलिमिटेड लाइबल है। कर्ता की जो पर्सनल संपत्तियां हैं एचयूएफ की संपत्तियों के अलावा, वो भी पूरी दांव पे लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक बचत दी गई है कि जो को पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज लाइबल नहीं है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को आप नहीं घसीट सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी डिसीजन मेकिंग कर्ता की होती है और कर्ता ही मेन मैनेजर होता है। तो इसके अंदर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो प्रोसीडिंग्स होती है उनका बेनिफिट नहीं ले सकते। आप ट्रेड्स फैसिलिटी का जो ट्रेड रिसीवेबल बिल डिस्काउंटिंग, ई बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ने दिया है, उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये एचयूएफ फॉर्म है। तो जब आप बिजनेस टू बिजनेस किसी दूसरे घरानों के साथ, किसी दूसरे ऑफिस के साथ डील करते हो, तो आपके ऊपर उनका कोई कंफर्ट लेवल ज्यादा बैठता नहीं है, क्योंकि कोई आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वो मानते नहीं है एचयूएफ को, या थोड़ा रिस्की मानते हैं जैसे बैंकर्स मानते हैं, ठीक है। इसको बाद में अगर आप कहो कि मेरे को एलएलपी में कन्वर्ट करना है या कोई मेरे को कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह की कोई सीमलेस कन्वर्जन की कोई प्रोविजन नहीं है। मार्जिनल टैक्स रेट, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई 1 करोड़ से ज्यादा, आई थिंक मुझे पता नहीं, शायद जितना भी नॉर्म था, जब सरचार्ज वगैरह लग जाता है, तो मार्जिनल टैक्स रेट 40% से भी ज्यादा प्लस हो जाता है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर्स में आपका कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं एचयूएफ कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आपने इसको समझा होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1% कंपनी के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।